फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे ITA फिटर फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। और काफ़ी देर से आप इस लाइव स्ट्रीमिंग का वेट कर रहे होंगे, तो जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर दीजिए। फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें फ्रेंड्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने लाइव टेस्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन थे, वो चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग के हो, हर सब्जेक्ट यहाँ पे आज ही क्वेश्चन पूरा यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करते रहिएगा फ्रेंड्स, आप ठीक है रिप्लाई करते रहिएगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आपको कमेंट करते जाना, ठीक है। तो हम जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज के लाइव टेस्ट का जो लाइव टेस्ट 2 था उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना देरी के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था कि 6, 7, 8 इंटू 999 को गुणा करना था। वेरी इजी था, ट्रिक लगाना था, कैसे करना था फ्रेंड्स देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ जाए तो यस कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे करना था। इसको यहाँ पे हम 6, 7, 8 लिख लेते हैं, ठीक है 6, 7, 8। अब यहाँ पे आपको पता है जब भी हम 999 का गुणा करने के लिए दें, तुरंत आपको क्या करना है, 1 घटा देना है। जिस संख्या में गुणा करना है उस संख्या में 1 घटा देना है। तो 1 हमने इसमें घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 677 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब करना आपको ये है कि हमारा घटाने पे आया है 677 और हम गुणा किससे कर रहे थे, 999। तुरंत आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको जो हमने घटाया तो वो यहाँ पर हमने नोट कर लिया, फिर इससे हम घटा देते हैं। पहली वाली को पहली संख्या से, तीसरी वाली को तीसरे से घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहली को यहाँ से 9 को 6 से घटाते हैं, कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ फिर से यहाँ तो थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 3 आएगा, ठीक है। फिर 9 को 7 से घटाएंगे 2 आएगा, फिर 9 से 7 से घटाएंगे 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 6, 7, 8, 3, 2, 2, 2। अच्छा आपको कुछ समझ में ना आया होगा, चलो फिर से बता देते हैं। जब भी फ्रेंड्स हम 999 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, 1 घटा देना है। ये ट्रिक है, बहुत सेकंडों में आंसर हो जाएगा। 1 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 6777। इसको लिखा रहने देते हैं। इसके बाद हम 999 इसको बारी से एक डिजिट से हम घटाते चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो 9 को हमने 6 से घटाया तो कितना आया, 3 आया। फिर इसके बाद 9 को हमने 7 से घटाया, कितना आया, 2 आया। फिर इस 9 का हमने इससे घटाया तो 2 आया। तो कितना आ गया, 6, 7, 7, 3, 2, 2, 2। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक आ गया होगा समझ में। तो इसी प्रकार से कोई भी किसी भी संख्या में गुणा करना हो 999 का तो इसी प्रकार से करना होता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यस करके लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, माइका ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक होता है। तो आपको क्या राइट आंसर लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तो माइका और ऊष्मा का विद्युत का क्या होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का दोनों कुचालक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइका जो क्या होता है हमारा, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी धारा प्रवाहित ना हो। चालक क्या होती है, जिसमें हमारी धारा प्रवाहित हो, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल होते हैं, वहीं पर उसे हम चालक बोलते हैं। चालक का मतलब यही, जैसे लोहे में हमारी करंट बह सकती है तो उसे हम बोलते हैं चालक। कुचालक जैसे हमारी लकड़ी है उसमें हमारी धारा नहीं बह सकती है, ठीक है। ये हमारे चालक और कुचालक के उदाहरण थे। चलिए हर्ष स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे और कल के लाइव टेस्ट में भी डिस्कस किया था। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 3, 4, 7, 6। चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। हम फ्रेंड्स आपको बता दें, हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, ठीक है। आ, ई, ऊ, री, ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए मात्रा के आधार पे हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता फ्रेंड्स आ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस वजह से हमारी, अगर ये पूछा जाए मात्रा के आधार पर हर्ष स्वर की संख्या 3 होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो हमारे 4 होते हैं।
आपको पता है हर्ष स्वर क्या होता है। स्वर हमारे टू टाइप के होते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर हमारे टू टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में हमारे 4 स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर में हमारे 7 स्वर होते हैं। 4 स्वर में आ, ई, उ, री। और इसके 7 स्वर कौन से होते हैं? बाकी जो बचे स्वर होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा जो ए है ये क्या है, ये भी हमारा दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, ए और ओ। क्योंकि आप हो सकता है इसको छोटा समझ के आप हर्ष स्वर में लगा दें, तो आप इसलिए हर्ष स्वर केवल 4 याद रखिए, बाकी आपको याद रहेंगे। हर्ष स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लुंठित निम्न में लुंठित व्यंजन है यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो फ्रेंड्स आपको पता है लुंठित व्यंजन क्या है? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वाह। ये क्या फ्रेंड्स है? आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, जो आपके बीच में पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं। जो या और वाह होता है इसे हम बोलते हैं अर्ध स्वर। जो बैच पेड कोर्स में ऐड है उन्हें पता होगा, तो कमेंट करते रहिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही। तो या और वाह क्या है फ्रेंड्स? हमारे अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। ला हमारा लुंठित नहीं है। रा क्या होता है? हमारा लुंठित व्यंजन है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स बता दें, प्रकम्पित वर्ड होता है एक। हमने आपको बताया था लाइव टेस्ट में, हमने क्वेश्चन दिया था कि प्रकम्पित वर्ड कौन सा है। तो प्रकम्पित आपको पता होना चाहिए, हम लुंठित को कहते हैं। तो लुंठित हमारा कौन सा है? रा है, ठीक है। तो रा को हम लुंठित भी बोलते हैं और प्रकम्पित भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से प्रकम्पित व्यंजन कौन सा है, तो हमारा रा है, ठीक है। तो प्रकम्पित पूछे या लुंठित पूछे, अगर आपसे पूछे कि हमारा जो दूसरा जो हमने आपको बताया पार्श्विक व्यंजन हमारा क्या होता है? जैसे या, फिर से एक बार लिख दे, या, रा, ला, वाह। तो या और वाह क्या है? अर्ध स्वर है। रा हमारा क्या है? लुंठित व्यंजन है, ठीक है, लुंठित है। या हमारा क्या है फ्रेंड्स? है प्रकम्पित है। और ला क्या है? ला हमारा लुंठित नहीं है, तो क्या है हमारा? ये पार्श्विक है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा रा हो जाएगा। चलिए बहुत लोगों ने सही राइट आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 3 × 999 इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए सिंपल सा, जैसे हमने ऊपर बताया था वैसे ही करना। कैसे करना है? यहाँ पर हमने लिखा 6 3। हमने क्या बताया था आपको कि 999 का जब भी किसी भी संख्या में गुणा करने को आ जाए तो उसमें 1 घटा देते हैं। तो हमने इसमें 1 घटा दिया, हमारा कितना आ गया? 62 आ गया, ठीक है। कितना आ गया फ्रेंड्स? 62 आ गया। थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, 62 आ गया। इसके बाद हमको 999 से घटाना है फ्रेंड्स। अब ये क्या है? यहाँ पर तो 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेना होगा। तो चलिए 9 को 0 से घटाएंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। फिर 9 को हम 6 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 9 को 2 से घटाएंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं 62 937 कहाँ पे आ रहा है। चलिए 62 937 थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना आंसर देते रहिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? कमेंट करके बताइए। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन है 25 26 4 6। तो स्पर्श व्यंजन हमारी संख्या होती है 25 होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? का से मा तक, है ना। आपको पता होगा कचट तप क्या होता है फ्रेंड्स? कचट तप, है ना। पा फा भा मा यहाँ तक होते हैं। का से मा तक हमारा स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि 25 होते हैं, ठीक है। चलिए स्वर अगर पूछा जाए, स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। मात्रा के आधार पे हमारे फ्रेंड्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स 10 स्वर होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पे 10 स्वर होते हैं। कुल स्वर हमारे 11 होते हैं। एक यहाँ पे मात्रा कम क्यों? यहाँ पे मात्रा के आधार पे 10 स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आ को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 0.3% से अधिक कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। 0.3% से अधिक कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से हमने वॉइस के द्वारा भी समझाने की कोशिश किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे समझते हैं।
जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, फेराइट स्ट्रक्चर था, जिसमें बहुत ही कम कार्बन की मात्रा होती है। लगभग कितनी होती है फ्रेंड्स, 0.025% से 0.008% हमारी जो ना के बराबर की प्रतिशत मात्रा होती है फेराइट स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ हमने जाना तो ये हमारा एक स्टील स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा फेराइट स्ट्रक्चर था। जब हमने इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई तो धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें फेराइट और पियरलाइट आ गया। मतलब जब हमने कार्बन की मात्रा बढ़ाई तो उस स्टील के स्ट्रक्चर में हमारा एक नया स्ट्रक्चर आने लगा जो पियरलाइट स्ट्रक्चर होने लगा। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा क्या था फ्रेंड्स, फेराइट था। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा न्यू कलर में, फेराइट प्लस पियराइट था, ठीक है। जब इसमें हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे आ गया फेराइट हमारा कम हो गया, पियरलाइट आ गया। अब यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है हम आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा फेराइट था। यहाँ पर हम बिल्कुल कार्बन की मात्रा कम थे, लेकिन जब हमने कार्बन मिलाते गए तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति था कि हमारा फेराइट और पियरलाइट बन गया, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.0 से 0.83%, ठीक है फ्रेंड्स। 0.00 से 0.83%, या कह सकते हैं कि इसमें हमारी जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.83% तक कार्बन होती है, ठीक है। 0.83% तक, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है, ठीक है। इसको कौन सी स्टील बोलेंगे, इस स्टील को हम बोलेंगे फ्रेंड्स हाइपोयूटेक्टाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.83% से कम होती है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में कार्बन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो फेराइट और पियरलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने समझा। अब जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा मिलाते गए तो हमारा फेराइट स्ट्रक्चर कम हो गया, पियरलाइट अधिक हो गया। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी जो पूरी स्टील थी वो पियरलाइट स्ट्रक्चर में तब्दील हो गई। तो उसमें हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा उस समय हमारी कितनी थी, मात्र 0.83% थी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 0.83% से पहले हमारा फेराइट भी था और पियरलाइट भी था, लेकिन जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो हमारा क्या ऐसी स्थिति आई, वो स्टील हमारी पियरलाइट स्ट्रक्चर में तब्दील हो गई। फिर इसके बाद हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो फ्रेंड्स क्या होगा, पियरलाइट के साथ में हमारा एक नया स्ट्रक्चर आने लगा जिसको कहते हैं सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.83% से अधिक हो गई तो उसमें हमारा क्या आ गया, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि सीमेंटाइट, ये इसको लिख देते हैं सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पूछा जाता है कि ये कौन सी स्टील है, तो ये हमारी कौन सी है और ये हमारी कौन सी है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, नीला कर लेते हैं। तो ये वाली स्टील कौन सी होगी, इसको ये वाली हो जाएगी हमारी यूटेक्टाइड स्टील, क्योंकि 0.83% कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस स्टील में होती है, यूटेक्टाइड स्टील में होती है। यूटेक्टाइड स्टील में कौन सा हमारा स्ट्रक्चर पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है, पियरलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह पूछ ले कि पियरलाइट स्ट्रक्चर में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.83% होती है। किस स्टील को हम जब स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.83% होती है तो उससे उस स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। कौन सी उसको स्टील कहेंगे, हम उसे यूटेक्टाइड स्टील कहेंगे। जब उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो हमारा क्या हो गया, पियरलाइट हमारा कम हो गया, सीमेंटाइट अधिक हो गया। तो हमारी ऐसी एक परिस्थिति आ गई और इसके बाद इसको हम कह देते हैं कि जो हमारी सीमेंटाइट स्ट्रक्चर में 0.83% से 0.2.1% तक कार्बन होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.83% से 2.1% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा है, 1 मिनट। चलिए फिर से हम वापस आ गए। हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे थे, तो चलिए फिर सब चला गया, लेकिन आपको लास्ट में एक प्रोसेस था हम जो बता रहे थे कि सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, तो उसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.83% से 2.1% तक, ठीक है, 2.1% तक सीमेंटाइट स्ट्रक्चर में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। और जो लास्ट में हमने बताने जा रहे थे उसमें हमारी कौन से स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसमें हमारा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर और कौन सी स्टील, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो अब यहाँ पे हम मुद्दे पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी प्लेन कार्बन स्टील के टाइप हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइपो यूटेक्टाइड में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा
तो इसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है 0.83% तक। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो केवल 0.83% कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है किसमें, यूटेक्टाइड में। ठीक है, यूटेक्टाइड स्टील में। अगर आपसे हाइपर में पूछा जाए तो हाइपर में हमारी 0.83% से अधिक होती है। ठीक है, 0.83 से 0.83% से कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारी हाइपर यूटेक्टाइड से अधिक होती है, जबकि यूटेक्टाइड स्टील में केवल 0.83% कार्बन होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे और क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। इसका एक अलग से वीडियो आएगा तो आप ज़रूर देखिएगा, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर से हमारा एक वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सामान्य रूप से सुरक्षा फ्यूज तार किन मिश्र धातु से बनाई जाती है। फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप कमेंट करिए कि आपको क्या राइट आंसर लग रहा है। टिन और निकिल, लेड और लोहे, लेड और निकिल, लेड और टिन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए हम बता देते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग सही भी दे रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा लेड और टिन होगा। ठीक है, तो लेड और टिन क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमें फ्रेंड्स पता होना चाहिए फ्यूज तार क्या होता है। फ्यूज तार इसलिए सामान्यतः जहाँ पर मीटर होते हैं उनके बगल में, या सामान्यतः ज़्यादातर घरों में फ्यूज तार लोग यूज करते हैं इस वजह से, ताकि जो भी हमारे महंगे सामान है, फ्रिज, टीवी, बल्ब हैं, तो ये क्या हो, फ्यूज ना हो जब भी हमारी बिजली तेज आए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको फ्यूज तार यूज करते हैं। दूसरा चीज़ ये फ्रेंड्स, मीटर जहाँ पर हमारा फ्यूज तार लगा होता है, ठीक है, ये हमारा मान लो फ्यूज तार है। अब यहाँ से बिजली आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा, यहाँ पे जो लेड और टिन है इसको हम समझेंगे प्रतिरोध और मेल्टिंग पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वहीं से रिलेट करेंगे और आगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए। फ्यूज तार का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट मान लो इसका हमारा अधिक है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अगर मान लो इसका अधिक है तो यहाँ से जब बिजली आएगी तो क्या होगा, तार तो हमारा बहुत देर बाद गर्म होगा, बहुत देर बाद पिघलेगा, तब तक यहाँ पे हमारी जो घरों में लाइटें, बल्ब है, यहाँ पे धारा पहुँच जाएगी और ये सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं फ्रेंड्स, हम कम रखते हैं। जब कम रहेगा तभी जल्दी से ये पिघल जाएगा और हमारा फ्यूज तार उड़ जाएगा, जो कि 10-20 रुपये में हम फिर से इसको परचेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे महंगे सामान घरों में लगे हैं वो हमारे ख़राब होने से बच जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा फ्यूज तार है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जल्दी से पिघल जाए और घरों के सामान खराब फ्यूज होने से बच जाए। ठीक, अब यहाँ पे प्रतिरोध हमने पूछा कि फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध है वो अधिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो इसका प्रतिरोध अगर हमने कम रखा तो प्रतिरोध अगर कम होगा तो धीरे धीरे गर्म होगा, है ना। क्यों, प्रतिरोध क्या होता है हमें पता होना चाहिए, रुकावट होती है। ठीक है, क्या, जैसे हम कि कोई गड्ढा है, जैसे हम जा रहे रास्ते में ब्रेकर आ रहा है तो एक प्रकार हमें रुकावट हो रही, जहाँ पर रुकावट होती है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, जहाँ पर हमें जाने में कठिनाई होती है। मान लो ये मान लो एक तार है, ठीक है, इस तार में हमारी एक धारा बह रही है। अगर धारा बहते समय उसको कोई रुकावट पैदा होती है, धारा को बहने में कोई दिक्कत होती है, तो उस रुकावट को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। और जब उसमें रुकावट होगा तो वो तार वहीं पे गर्म हो जाएगा। मान लो यहाँ पे धारा रुक रही तो रुक रही तो यहाँ पे तार हमारा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तार जब गर्म हो जाएगा मतलब क्या, हमारा प्रतिरोध यहाँ पे रुक रहा है, प्रतिरोध बड़ा हो रहा है। प्रतिरोध का मान अगर अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो तार ज़्यादा गर्म होगा। तो इस वजह से यहाँ पे प्रतिरोध हम अधिक रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध अगर हम अधिक रखेंगे तो जल्दी से हमारा ये तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक रखने का मतलब क्या है, यहाँ से जब बिजली विभाग के द्वारा जब बिजली भेजी जा रही है तो यहाँ पे जब बिजली तुरंत क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से गर्म हो जाएगा। और जल्दी से जब गर्म हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा इसका कम है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट कम है तो तुरंत हमारा पिघल जाएगा। इसीलिए लेड और टिन के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। इसी वजह से तो लेड और टिन का यूज करते हैं, निकिल और कॉपर, आयरन इनके यूज नहीं करते क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार का प्रतिरोध कम होना चाहिए कि अधिक होना चाहिए। तो फ्यूज तार का हम प्रतिरोध अधिक रखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि कम क्यों नहीं रखते, कम
इस अगर हम कम रख देंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे गर्म होगा। तो धीरे धीरे गर्म होगा तब तक तो बिजली घर में पहुंच जाएगी, फ्यूज हो जाएंगे सारे बल्ब, है ना, इसलिए कम नहीं रखते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो इसी वजह से कम रखा जाता है, ताकि हमारा जल्दी से प्रतिरोध अगर अधिक है, प्रतिरोध हमारा इसीलिए हमने क्या रख दिया है, अधिक रख दिया है, ताकि जल्दी से वो गर्म हो और जल्दी से मेल्ट हो जाए अगर बिजली बॉक्स से ज़्यादा तेज़ बिजली आ रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके यस बताइए अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8/7, 10/9, 12/11, 5/4 में बताना सबसे छोटी भिन्न। तो आशा करते हैं आपने जब लाइटेस्ट दिया होगा तो आ गया होगा क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे ऐसे समझते हैं इसको। 8/7 ऐसे लिख लिया, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 10/9 लिख लिया, फिर इसके बाद 12/11 हमने लिख लिया, इसको हमने 5/4 लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर तिरक गुणा करते हैं, केवल ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 72, ठीक है। लेकिन जब हमने 7 और 10 का गुणा, 7 और 10 में गुणा किया तो कितना आया हमारा, तो 7 और 10 में गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 70। तो छोटा कौन है, ये छोटा है, इधर वाला छोटा, तो ये हमारा छोटा निकल गया है। चलिए इसको हम, तो हमारा अब तुलना अब जो हमारा मान आया ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा ये हमारा छोटा है, ठीक। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, तुलना करना है, ठीक है। तो आपने इसी प्रकार से किया होगा। तो 12 का 9 में गुणा करेंगे तो 12 का 9 गुणते हैं तो कुछ ज़्यादा आता है, फिर 11 का यहाँ पे गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा राइट आंसर, यहाँ पे तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो आपको आ गया होगा 12/11, ठीक है। तो फिर से बताते हैं कि आ गया होगा, आ जाएगा ना। चलिए, क्योंकि इसमें हमारा कितना आया फ्रेंड्स, हमारा 70 आया था। 10/9 क्या आया, हमारा 70 आया। तो 12/11 से जब इसकी तुलना करेंगे तो वो हमारा, जब इसमें गुणा करेंगे तो 110 आया, ठीक है। लेकिन जब इसका गुणा इससे करेंगे तो इस 12 नहीं आया, 108, तो ये आया। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी, 12/11। अब 12/11 की तुलना करेंगे 5/4 से, तो 12/11, ठीक है, ऐसे 12/11, 5/4, इससे तुलना करेंगे, 1 सेकेंड। तो 12/11 और 5/4 में तुलना करनी थी, तो 12/11, 5/4, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब हमने इससे तुलना किया तो 12×4 48 आया और 11×5 55 आया। तो छोटी संख्या कौन, 48, इससे ये वाली। तो 12/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, इसको सॉल्यूशन फिर हम आगे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है तो आपको अंत तक बने रहना है और रिप्लाई करते रहना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आपको बताना भी आंसर ही। चलिए इसका आंसर बताइए। 0.3% से कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 0.3% कार्बन वाली प्लेन, मतलब जिस स्टील में 0.3% कार्बन होता है तो उस स्टील को क्या नाम देते हैं, उस स्टील को हम कहते हैं यूटेक्टाइड स्टील। और यूटेक्टाइड स्टील में हमारी कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, पियरलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी हमने बताया था ना, पहले हमारा क्या होगा, फेयरलाइट और पियरलाइट, क्या होगा, फेराइट और पियरलाइट। किस में, हमारा हाइपोयूक्टेटाइड में। जब इसमें हम कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो उसमें हमारा पियरलाइट आ गया। तो पियरलाइट स्ट्रक्चर में हमारा 0.3% हो गया। जब इसमें हमारा कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो हमारा हाइपोयूक्टेटाइड स्टील हो गया। मतलब क्या होगा, वो हमारा सीमेंटाइड स्ट्रक्चर हो गया। तो 0.3% से अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा वाली स्टील क्या कहलाती है, हाइपोयूक्टेटाइड स्टील कहलाती है। उसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीमेंटाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। तो इसमें राइट आंसर मार्क क्या हो जाएगा, यूटेक्टाइड स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तड़ित चालक में कौन सी धातु किस धातु से बनाया जाता है, चलिए बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, ये सब ऑप्शन दिया है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटेक्टाइड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यूटेक्टाइड स्टील में हमने बताया था फ्रेंड्स कि हमारा 0.3% वाली स्टील जो होती है हमारी यूटेक्टाइड स्टील कहलाती है, जिसमें हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। अभी ऊपर ही हमने समझाया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेराइट स्ट्रक्चर में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 0.008% से 0.0025% तक, है ना। चलिए रिप्लाई करते रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फेराइट स्ट्रक्चर में कार्बन प्रतिशत मात्रा इतनी होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लक्षणों की वजह से फ्यूज तार को पहचाना जाता है। देखिए अभी हमने ऊपर अच्छे से समझाया था। तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, चलिए ऑप्शन देखिए, बताइए आंसर क्या होगा फ्यूज तार में। चलिए ऑप्शन देख लीजिए फिर से, यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए कि उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए कि उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए कि निम्न गलनांक होना चाहिए, कि निम्न प्रतिरोध होना चाहिए कि निम्न गलनांक। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, आपने बता दिया होगा, बिल्कुल राइट बताया है, बिल्कुल सही बात। हमने बताया था फ्यूज़ तार क्या होता है, फ्यूज़ तार का जो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं कम क्यों रखते हैं, ताकि जल्दी से वो पिघल जाए और हमारी जो बल्ब है वो फ्यूज होने से बच जाए। और प्रतिरोध हम इसलिए अधिक रखते हैं, प्रतिरोध इसलिए अधिक रखते हैं ताकि जल्दी से हमारा तार क्या हो जाए, गर्म हो जाए, और जब गर्म हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम है तो जल्दी से पिघल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका राइट आंसर यहाँ पे चलिए ढूंढते हैं, हमारा उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, न्यूनतम गलनांक होना चाहिए। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बी, इसमें बी ऑप्शन में उच्च दिया है ना, तो यहाँ पे उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, हमने क्या बताया, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए, लेकिन इसमें उच्च दिया था, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा ना, हमारा सी राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते रहिए इसी प्रकार से, और लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट अभी ऐसे ही सॉल्यूशन कराते रहेंगे लाइव, आप भी आते रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन है, काफ़ी सारे डिस्कस करने हैं, तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अगर एक हम प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा स्थिर रहता क्या होगा, चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो एक हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि मान लो कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये तार है, मान लो ये तार है, इसको अगर तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे, तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तार हमारा पतला हो जाएगा, ठीक। जब तार पतला हो जाएगा तो प्रतिरोध मतलब हमको गुजरने में दिक्कत होगी, मतलब बिजली की धारा क्या होगा, मान लो ये मोटा तार है, इस पर हमारी बिजली की धार क्या आराम से जा रही थी, लेकिन जब ये तार पतला हो गया तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे बिजली हमारी बहुत तेज़ी से, मतलब क्या है, तार हमारा गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि उसको रुकावट पैदा हो रही, धारा को निकलने में रुकावट पैदा हो रही, ऐसी रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये कहने का मतलब है जब भी हमारा डायमीटर कम होगा, ठीक है, डायमीटर जितना भी कम होता जाएगा हमारा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अगर डायमीटर हम अधिक करेंगे तो हमारा प्रतिरोध हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसमें हमारी रुकावट पैदा नहीं होगी, इसमें हमारी रुकावट पैदा हो रही बिजली के निकलने में, इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने संयुक्त स्वर बताए थे, तो इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर, अभी हमने जब हमने कल आपको लाइव टेस्ट कराए थे उसमें बाद में हमने आपको बताया था। संयुक्त स्वर होते हैं जो 4 स्वरों से जो हमारे स्वर से मिलके बनते हैं, जैसे ए। देखिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन तो आपको पता चल गया, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये क्या होते हैं, अभी हम संयुक्त व्यंजन ही देख लेते हैं, 4 होते हैं। तो ये छ, त्र, ज्ञ, तो ये हमारे मिल के बने होते हैं, किससे, ये हमारे स्वर और व्यंजन से मिल के बने होते हैं। जैसे छा हमारा किससे बना होता है, छा हमारा बना होता है का से और खटकोण वाले सा से, तो इनसे मिल के बना होता है। इसी प्रकार जो हमारा त्रा है, त्रा हमारा बना होता है ता से और रा से बना होता है, तो ये सब मिल के बने होते हैं। इस वजह से मतलब कि संयुक्त व्यंजन जो है हमारे स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो हमारे 4 होते हैं। इसी प्रकार से हमारे संयुक्त स्वर होते हैं जो हमारे 4 होते हैं, ये भी हमारे स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, आ प्लस ई, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ए होता है, आ प्लस ई बराबर ए होता है। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो आ प्लस ऊ क्या होता है, फिर से देख लीजिए, आ प्लस ऊ क्या होता है हमारा, ओ होता है। तो ये हमारे क्या है, वो क्या है हमारा, ये हमारा संयुक्त स्वर है, क्यों, क्योंकि ये स्वरों से मिल के बना है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आ प्लस ई,
ये क्या है हमारा, ये भी, ये क्या मिलके बनेगा, ए बनेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये आ प्लस ई से मिलकर बनता है, ये हमारा नियम है। और ये हमारा ए ओ क्या है, ये सब मिल के बन रहे हैं, इस वजह से हमारे क्या है, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जो मिलकर बनते हैं, ए ओ औ, ये क्या है, हमारे स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो ए आई किससे बनते हैं, आ और ई से बनते हैं, आ प्लस ई। और जो हमारे आ, ओ और एक ओ और औ, ये किससे मिलकर बनते हैं, आ प्लस ऊ। ये अगर बड़ा ऊ कर देंगे तो औ हो जाएगा, बड़ी ई कर देंगे तो ए हो जाएगा। तो ये हमारे इनसे बन के होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बना होता है आ प्लस ई इससे, और जो आ प्लस ऊ मिल के बनते हैं ये, ठीक। तो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए कमेंट कर बताइएगा आ गया हो तो। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। घंटे और मिनट की सुइयाँ 1 घंटे में आपस में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपको यहाँ पे एक जल्दी से हम ट्रिक बता देते हैं किस प्रकार से याद करना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखा 90 डिग्री। 0 से 180 का चेंज होता है, ठीक है। 0 और 180 डिग्री का जो मान होता है हमारा सेम होगा, और 90 डिग्री में मान हमारा अलग होगा। कहने का मतलब घंटे और मिनट की सुई, यहाँ पर हम 1 घंटा लिख लेते हैं, क्या फ्रेंड्स, 1 घंटा। तो 1 घंटे में यहाँ पे जो 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार बनेगा 1 घंटे में, हमारा 1 बार बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 घंटे में पूछा जाए तो 12 घंटे में हमारा 11 बार हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में। अगर यहाँ पे पूछा जाए 24 घंटे में तो इसका दुगना हो जाएगा, 22 घंटे में हमारा बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 22 बार हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा 24 घंटे में, ठीक। अब यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और 0 डिग्री बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि घंटे और मिनट की सुइयाँ 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में हमारा 180 डिग्री कोण 1 बार बनता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं विपरीत घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में कब कितनी बार विपरीत दिशा में आती हैं, तो 1 बार आती हैं 1 घंटे में। अगर पूछा जाए 12 घंटे में कितनी बार आती हैं, तो 12 घंटे में हमारा आती हैं 11 बार, बिल्कुल सेम होता है। और 24 घंटे में 24 बार, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 24 घंटे में 22 बार, मतलब जो यहाँ पर 0 डिग्री के लिए है 1 11 22, इसी प्रकार से 180 डिग्री के लिए 1 11 22। लेकिन 90 डिग्री में अलग होता है, क्या होता है कि 1 घंटे में हमारा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 12 घंटे वाले में आपको समझना होता है, आपने समझा भी होगा वीडियो कोर्स में। तो 12 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण बनता है, ये हमारा 12 दूनी 24 22 बार बनता है, ठीक है। 2 घंटे कम, दो बार एंगल इसमें कम बनता है, ठीक है। तो 22 बार हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है कितने घंटे में, 12 घंटे के बीच में। इसी प्रकार से 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 24 घंटे में हमारा 22 का दुगना करेंगे तो 44 बार, तो 44 बार हमारा बनेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 22 दूनी 44, ठीक है। तो 44 बार हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 24 घंटे में, 24 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर जो 90 डिग्री का कोण है कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 0 डिग्री जो है, इस जब 0 डिग्री होगा तो उसके 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनेगा, ठीक है। 22 बार यहाँ पे है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में आपस में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे पूछा है 90 डिग्री, तो 1 घंटे में हमने क्या बताया फ्रेंड्स, 2 बार बनेगा। चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा इसका परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि निम्न में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा जो हमारा केमिकल एनर्जी का जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसके द्वारा परिवर्तन होता है, या हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा परिवर्तन
होता है। चलिए ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, घंटे और मिनट की सुई एक दिन में आपस में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसको कैसे करना है, हमने बताया कि 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार, दो बार। और इसके बाद 12 घंटे में कितनी बार बनाती है 90 डिग्री का कोण, हमारी 22 बार बनाती है। अगर 24 घंटे में कितनी बार हमारी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 24 घंटे में हमारी 90 डिग्री का कोण घंटे और मिनट की सुई हमारे 44 बार बनेगा। ठीक, तो एक घंटे में दो बार कोण बनेगा, 12 घंटे में हमारा 22 बार कोण बनेगा, कितने एंगल का, 90 डिग्री का। ठीक, और 24 घंटे में हमारा 44 बार बनेगा। यहाँ पे पूछा गया है एक दिन में, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार, है ना। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्लाई करते रहिए, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। और लाइव स्ट्रीमिंग को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास भी लेंगे और आज की इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हाइपोयूटेटाइड वाली प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो हाइपोयूटेटाइड स्टील में हमने बताया था फ्रेंड्स, एक हमारा यूटेक्टाइड, फिर हमारा हाइपो आता है, फिर हमारा पहले हमारा हाइपो आता है, फिर हमारा यूटेक्टाइड आता है, फिर हमारा हाइपर आता है। तो हाइपो में हमारी 0.83% तक हमारी कार्बन होती है, जबकि यूटेक्टाइड स्टील में केवल 0.83% कार्बन होती है। और 0.83% से हमारी अधिक कार्बन होती है, किसमें फ्रेंड्स होती है, हमारी हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में, तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में हमारे 0.00 से 0.83% तक कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं के गुणों को आवश्यकता अनुसार बदलना किसके अंतर्गत आता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैकेनिकल गुण, मतलब कि यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुणों के द्वारा ही धातुओं के गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.83% कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जिस स्टील में 0.83% कार्बन है, तो उस स्टील को कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, या कौन सा स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 0.83% कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जब हमारा फेराइट होता है, जब उसमें हम कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा फेराइट और पीएलाइट बन जाता है, जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.00 से 0.83% तक कार्बन होता है। ठीक है, 0.83% तक। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हम बढ़ाते रहे तो फेराइट हमारा कम हो जाता है और हमारा पीएलाइट अधिक हो जाता है। जब पीएलाइट हमारा पूर्ण रूप से बन जाता है तो उसमें जब हमारा पूर्ण रूप से जब उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.83% हो जाती है, तो उस समय हमारी जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है पीएलआई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम फेराइट में हमने फिर से एक बार इलाज कर दे, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब हो गया था बीच में, सॉरी। तो यहाँ पे जब फेराइट था, इसमें हमने कार्बन प्रतिशत मात्रा थोड़ी मिलाई, तो फेराइट एक नया स्ट्रक्चर आया जो हमारा पीएलाइट होता है। तो फेराइट और पीएलाइट यहाँ पे बना, फेराइट प्लस पीएलाइट बना। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। और 0.00 से 0.83% तक इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, फेराइट और पीएलाइट होती है। इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को क्या कहते थे हम, इसको कहते थे हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। जब इसमें हमने कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर, तो वो उस स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा जब हमारी 0.83% हो जाती है, तो उस समय केवल हमारा उस स्टील में पीएलाइट स्ट्रक्चर ही होता है, वहाँ पर फेराइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना। तो उस स्टील को क्या कहेंगे जिसमें 0.83% ही केवल कार्बन होता है, उसको हम कहते हैं यूटेक्टाइड स्टील। ठीक है, काफ़ी हमने पीछे अभी पढ़ा है यूटेक्टाइड स्टील। अगर इससे हम और कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए
तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट बन जाएगा। मतलब जब हम कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो हमारा पहले क्या था, पियरलाइट था, ये हमारा क्या था, पियरलाइट। जब इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते गए तो एक हमारा नया स्ट्रक्चर आया जिसे हम बोलते हैं सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। और जब सीमेंटाइट स्ट्रक्चर एक ऐसी स्थिति में आया जब हमारा पियरलाइट कम हो गया, सीमेंटाइट अधिक हो गया, तो जब सीमेंटाइट अधिक हो गया तो उसमें 0.83% से अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा वाली स्टील में हमारी कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसमें कौन सी स्टील होती है हमारी, हाइपर यूटेटाइज स्टील होती है। तो हाइपर यूटेटाइज स्टील में हमारी जो प्लेन कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.83% और उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर पाया जाता है सीमेंटाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 0.83% वाली प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा पाया जाता है, पियरलाइट। अगर यहाँ पे पूछा 0.83% से अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा वाली स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है फ्रेंड्स सीमेंटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ओम का नियम परिभाषित किया जाता है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे, प्रतिरोध, केवल धारा, केवल उल्टता, धारा और उल्टता। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए धारा और उल्टता, V बराबर आई आर। पता है ना फ्रेंड्स, V बराबर आई आर हमारा फार्मूला होता है जो हमारा ओम का नियम होता है। तो धारा और उल्टता पर हमारा ओम का नियम परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फेराइट हमारा शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर, ये सभी लोग को आता होगा, है ना। चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन हमें पता है कि जिससे हमारी थोड़ी सी बोलने में गर्माहट आती हो। जैसे आप बोल के देखोगे, हाँ ये जब आप ये वाली लाइन बोलोगे यार अलावाशा, तो आपको नहीं बोलना है, लेकिन एक दूसरी लाइन होती है जिसे हम ऊष्म व्यंजन होते हैं, उस लाइन में हमारा कौन कौन से आते हैं, सा ये सिटकारी वाला है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारी सा है, फिर इसके बाद है सा, फिर इसके बाद हमारा आता है सा हाँ। इसको बोलने से थोड़ा सा क्या है, हाँ अब अपने हाथ को अपने मुंह के पास ले जाइए, फिर बोलिए शा हा। एक प्रकार क्या होती है, यहाँ से गर्म हवा निकलती, जबकि यार अलावा को बोलने से हवा नहीं निकलती है, गर्म हवा नहीं निकलती। लेकिन शाह बोलने से एक प्रकार गर्म हवा निकलती है, जिसे एक प्रकार से हम ऊष्मा बोलते हैं। वहीं से हमारा है ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, शाह। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो हमारा ला भी नहीं है, हा भी, सा हा है, पा नहीं है, रा नहीं, तो हमारा कौन सा है, हा है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। तो स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 723 होता है। अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछता है तो हमारा 800 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा जो फेराइट स्ट्रक्चर होता है, फेराइट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। ठीक है, सॉफ्ट और क्या होता है, डक्टाइल। अगर ये पूछा जाता है कि मजबूत और डक्टाइल होता है तो हमारा एक आगे आएगा सार्बाइट स्ट्रक्चर जो होता है हमारा डक्टाइल होता है और मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया सॉफ्ट और डक्टाइल, तो हमारा फेराइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए समान आवेशों में चार्ज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए समान आवेशों में क्या होगा, हमारा विकर्षण होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार आच्छादित होंगी। तो आच्छादित का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, आच्छादित का मतलब होता है कि जैसे 0 डिग्री का कोण, या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 0 डिग्री को बोलते हैं आच्छादित होना, एक दूसरे के ऊपर जो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो आच्छादित होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री का कोण बनना। तो 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, ये आपको बताना है। तो और या फिर हम कह सकते हैं आच्छादित होने का एक के ऊपर एक का ओवरलैप हो जाना आच्छादित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो पूछा गया है कि घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में, तो क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे चलिए बहुत सही, चलिए हम बता देते हैं। तो 12 घंटे में जो हमारा 12 घंटे में जो हम 1 घंटे में हमारा पहले हमको पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में जो हमारा 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में हमारा कितने बार बनता है, 11 बार। ठीक, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाए। यहाँ पे 24 घंटे पूछता
तो 22 बार, ठीक है। तो 22 बार हमारा होता है। तो आच्छादित का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आच्छादित आपको याद रखना है। आच्छादित क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना चाहिए। 0 डिग्री का कोण जब बनता है तो उसे हम बोलते हैं आच्छादित होना। और इसके नाम अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, हम आपको और नाम बता देते हैं। इसको हम बोलते थे ओवरलैप। ओवरलैप जैसे आप फिटर में आप पढ़ते होंगे, ओवरलैप क्या होते हैं, एक दूसरे के है ना, एक दूसरे के ऊपर ही जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु रख देते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरलैप। दूसरा चीज़ को बोलते हैं 0 डिग्री को। और भी फ्रेंड्स मतलब होते हैं आच्छादित के, और जैसे ओवरलैप हमने बता दिया। एक होता है हमारा संपाती होना। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी, घंटे और मिनट की सुई क्या एक के ऊपर एक है ना। संपाती होना कहे या आच्छादित होना कहे या अतिव्यापित होना कहे, इनका मतलब होता है सब 0 डिग्री का कोण कब बनाए, तो इनका सब मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि घंटे और मिनट की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार आच्छादित होंगी या कितनी बार संपादित होंगी या कितनी बार एक ही दिशा में होंगी या कितनी बार क्रॉस करेंगी या कितनी बार ओवरलैप करेंगी, सबका राइट आंसर हमारा 11 बार होगा। तो हमारे बताने का मतलब यही था कि अगर यहाँ पे नाम चेंज कर दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या यहाँ पे हमने बताया कि आच्छादित का मतलब यहाँ पे पूछा जाए कि 1 घंटे और मिनट की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार आच्छादित हों, कितनी बार विलोपित हों, कितनी बार संपाती हों, है ना। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, है ना। चलिए, और एक ही दिशा में हो, ये हमारे राइट। जब भी ऐसा पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर ही हमारा 11 बार होगा। अगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, घंटे अगर कितना, अगर 24 घंटे होगा तो यहाँ पे हमारा 22 बार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो त्रा हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से पार्श्व व्यंजन है। तो पार्श्व व्यंजन हमें पता है, पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, ला को कहते हैं। ला हमारा क्या है, पार्श्विक व्यंजन। रा क्या है हमारा, लुंठित व्यंजन है, ठीक है। और या और वाह क्या होते हैं हमारे, या और वाह हमारे अर्ध स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, ठीक है। और हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर हमारे 4 होते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा, है ना। चलिए कमेंट करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, रिप्लाई आपको आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डायनमो एवं यंत्र या मशीन है, इसको किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना डायनमो का कार्य होता है। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल बोरिंग टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है कि डायनमो का क्या कार्य है। तो डायनमो का हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनमो करता है। डायनमो क्या है, एक प्रकार का यंत्र है या मशीन है जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हमारे घरों में जिस क्रम में पंखे, बल्ब, अन्य विद्युत सामग्री लगी होती है तो वह किस क्रम में लगे होते हैं। तो हमारे घर में जो भी सामान होते हैं सारे वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम का मतलब क्या फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, इस प्रकार का हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमसे फिगर थोड़ा सा नहीं बन रहा है। तो समांतर का मतलब होता है कि हमारा एक प्रतिरोध ऐसे है और यहाँ पर फिर कुछ ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है। तो ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक ही लाइन में प्रतिरोध जब हमारे जुड़े होते हैं, एक ही लाइन में जब प्रतिरोध होते हैं तो इसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। और जब एक के ऊपर एक पैरेलल होते हैं तो उसे हम समांतर क्रम बोलते हैं। तो हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं, फ्यूज, जो भी हमारे घरों के सामान होते हैं, इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, वो सब हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूज तार जो होता है, वह जो हमारा फ्यूज अभी हमने स्टार्टिंग में ही आप डिस्कस किया था, फ्यूज तार हमारा किस श्रेणी में लगाया जाता है, तो वह हमारा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। याद रखिएगा, फ्यूज तार किस में लगाता है, श्रेणी क्रम विथ लाइव, मतलब लाइव मतलब जिंदा तार, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा, जो वर्ड बोल रहे हैं बिल्कुल यही वर्ड एग्जाम में आता है, श्रेणी क्रम प्लस, लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम प्लस
जिंदा लाइव तार, कुछ भी आप ऐसे समझ लीजिए कि वह जो हमारा तार उसमें हमारी करंट बह रही है, नहीं कि हमारा निर्जीव उसमें करंट ना बहती हो, ख़राब हो, है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा फ्यूज़ तार होना चाहिए वो हमारा किस में जुड़ा रहता है, हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो श्रेणी क्रम प्लस हमारा जिंदा लाइव तार हमारा होता है फ्यूज़ तार, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे इसमें पूछा गया था ना कि किस क्रम में पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत सामग्री लगी होती है, तो समांतर क्रम में इसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा फ्यूज़ तार होता है उसमें हमारा कौन सा क्या लगा होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर हमारा लगा होता है श्रेणी क्रम विथ लाइव तार, वहाँ पे आगे लिखा होता है विथ लाइव तार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टेक्टाइल स्टील वाली प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यू टेक्टाइल स्टील हमारी कौन बीच नंबर में आती है ना, तो बीच में हमारा यू टेक्टाइल, पहले हमारी हाइपो, फिर यू टेक्टाइल, फिर हाइपर। तो यू टेक्टाइल स्टील में 0.83% हमारा कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिचालक का क्या लक्षण एवं विशिष्ट गुण होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा है उच्च पारगम्यता, है ना। तो अतिचालक का क्या लक्षण है, उच्च पारगम्यता, ठीक। ये हमारा राइट आंसर याद कर लीजिएगा। घंटे और मिनट की सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापित होंगी। तो हमने बताया था फ्रेंड्स कि अतिव्यापित हो या आच्छादित हो या ओवरलैप हो या एक ही दिशा में हो, सबका मतलब होता है कि 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री कहे या अतिव्यापित कहे, उनका राइट आंसर वही होगा जो हमारा 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री अगर यहाँ पे पूछता, मालूम नहीं अतिव्यापित मतलब हमने समझ लिया कि 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि घंटे और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में हमारा 1 बार बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, सॉरी 1 दिन पूछा, है ना। तो 1 दिन में हमारे कितने घंटे होते, 24 घंटे होते। तो 24 घंटे में हमारी कितनी बार, 22 बार। अगर 12 घंटे पूछता तो 11 बार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो। तो घंटे और मिनट की सुइयां एक दिन में आपस में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमने बताया था 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, जबकि हमारे 90 डिग्री अलग अलग है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, 1 घंटे में हमारा 2 बार एंगल बनता है 90 डिग्री का। लेकिन 0 डिग्री का जो कोण है वो हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है ना, इस वजह से, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया घंटे और मिनट की सुइयां आप एक दिन में आपस में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो हमें पता है कि 180 डिग्री कहें या 0 डिग्री कहें, चलिए हम 180 डिग्री यहाँ पे लिखा तो 180 डिग्री समझते हैं। तो 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार कोण बनाती है, 1 बार बनाती है। और 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, तो 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनाती है, 22 बार, क्योंकि 11 दुगना करेंगे तो हमारा 22 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से मूर्धा व्यंजन है। तो मूर्धा व्यंजन आपको पता होना चाहिए। का च ट ताप कैसे याद करना है, इसका मैम ने भी आपको ट्रिक बताया था, एक बार हम आपको रिवाइज करा दें। का च ट ता और पा। तो इसका ट्रिक क्या था, KTM 2, है ना। KTM 2 जैसे ATM 2 बोलते हैं, तो KTM 2। तो यहाँ पे पूछा गया है मूर्धा व्यंजन कौन है। तो मूर्धा में किस में आता है, यम में आता है। यम से मतलब क्या होता है, मूर्धा। तो मूर्धा किस में आ रहा है, टा में आ रहा है, टा में आ रहा है। देखिएगा मूर्धा किस में, किस लाइन में आ रहा है, ये हमारी टा वाले में आ रही। तो मूर्धा टा में कौन, टा वर्ग में। टा वर्ग जो होता है वो हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। का वर्ग क्या होता है, कंठ होता है। चा वर्ग क्या होता है, तालु होता है, तालव्य होता है। ता वर्ग क्या होता है, ये हमारा क्या लिखा है, ता था, हाँ ता लिखा है। तो ता हमारा क्या, दंत आता है। मतलब ता को जब बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारी दांत जो जहाँ से जुड़े होते हैं वहाँ पर टच करती है हमारी जीभ। तो ता हमारा क्या है, दंत है। पा के हमारा ओष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है मूर्धा। तो मूर्धा क्या है हमारा, मूर्धा को हम यहाँ से रिलेट करेंगे तो मूर्धा देखते हैं यहाँ पे टा वर्ड में आ रहा है। तो टा में इसमें जो भी टा के अंतर्गत दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो टा, ठा, ड, ढ, ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा राइट आंसर है नहीं है, है ना।
ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि टा ठा डा ढा ये आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा ये अंगहा, ये काका का अंगा उसमें आता है ना, ये नहीं होगा, ये हमारा होगा। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए किस स्ट्रक्चर में कार्बन की मात्रा ना के बराबर होती है? तो जो हमारी फेराइट स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम कार्बन होता है, जिसमें हमने ऊपर बता भी दिया है 0.008% से 0.025% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो जो बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर। तो फेराइट स्ट्रक्चर में कार्बन प्रतिशत मात्रा ना के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शुष्क सेल या ड्राई सेल कौन से सेल होते हैं? तो इसमें आपको बताना है, तो ये हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में आपस में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएगी? तो 180 डिग्री कोण, जो हमारा 180 डिग्री कोण हमें पता होना चाहिए, 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा? 1 घंटे में हमारी 180 डिग्री कोण एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में हमारा 22 बार। तो यहाँ पे पूछा गया है 12 घंटे में 180 डिग्री कोण कितने, तो हमारी 11 बार बनाएगी, है ना। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में आपस में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 180 डिग्री पूछ रहा, तो 1 घंटे में एक बार। अगर 90 डिग्री पूछता है तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनाती है, जबकि 180 डिग्री का कोण घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में एक बार बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। तो स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 800 होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछता तो 723 होता है। 0.83% से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो 0.83% से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील को हम कहते हैं हाइपोयूक्टेटाइड स्टील। ठीक, और 0.83% होता केवल तो यूटिक्टाइड, 0.83% से अधिक होता तो हाइपर यूक्टेटाइड। अभिषेक का संधि विच्छेद कौन है? तो अगर जिसने सही किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा नाम ही है। तो हमारे नाम का अगर आपने संधि विच्छेद गलत कर दिया तो अगली बार से कभी गलत ना करें। हमारे नाम का जो हमारा नाम है अभिषेक सिंह नाम है, आपको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। और हमारा जो फेसबुक जो हमारी यूज़र आईडी है उसमें आप सर्च कीजिएगा फिटर अभिषेक। क्या सर्च करना है? फिटर। वहाँ पर आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में। तो फिटर अभिषेक यहाँ पे नाम है हमारा, फेसबुक के नाम से आईडी है फिटर अभिषेक, जो हमारी राजा सिंह राजावत के नाम से थी। काफ़ी लोग इसी नाम से जानते हैं, लेकिन हमने हमारे 2 नाम है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल नाम है अभिषेक नाम है। तो यहाँ पे फिटर अभिषेक। ठीक है, तो फिटर अभिषेक आप फेसबुक में सर्च कीजिए, वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर भी आप अपनी शेयर कर सकते हैं। तो अभिषेक का यहाँ पे संधि विच्छेद जो होता है अभिदन शेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिदन शेक होता है। तो बहुत सही, आप लोग सही करते जा रहे हो। जो लोग लाइव टेस्ट में गलत कर दिए तो गलत बात है ना। चलिए, घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में आपस में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में, यहाँ पे 90 डिग्री का पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है फ्रेंड्स, बताइए आंसर। 90 डिग्री का पूछा है, तो 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं 90 डिग्री कोण। 11 घंटे में कितनी बार बनाती हैं हमारी? 11 घंटे में हमारी बनाती है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे 12 घंटे में है। तो यहाँ पे 1 घंटे में हमारी 2 बार बनाती हैं 90 डिग्री का कोण, जबकि 12 घंटे में हमारी 90 डिग्री कोण हमारी बनाएगी 22 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर यहाँ पे पूछा है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 90 डिग्री कोण हमारी बनाएगी 44 बार। तो यहाँ पे पूछा है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में हमारी 22 बार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 22 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेंगी या 0 डिग्री कोण बनाएगी, आच्छादित करेंगी, या फिर
या फिर अति व्यापित करेंगे या क्रॉस करेंगे या ओवरलैप करेंगे, ऐसा कुछ भी दिया हो तो इसका मतलब होता है 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री कोण कितना बार बनेगा, एक बार बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 घंटे पूछा तो एक बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइपर यूटेटाइल स्टील वाली प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो हाइपर में सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है 0.83 पर, यही है ना 0.83। ये नहीं हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में 0.83% 0.83% से 2.1% तक हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है हाइपर यूटेटाइल स्टील में, जिसमें हमारा सीमेंटाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0.8 से 2% तक हमारा कार्बन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। ये भी हमने काफ़ी आपको डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। ए अभी डिस्कस किए थे ना, जो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्योंकि ए और ऐ जो होते हैं आ और ई से मिलकर बने होते हैं, जबकि ओ और आ, ओ और औ ये हमारे बने होते हैं आ प्लस ऊ से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में पिछले मतलब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर दिया था। तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। तो फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीमिंग कैसे लगी है आप कमेंट करके जाइएगा, और जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाए वहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से जल्दी ही हम लाइव टेस्ट 3 का जो हमारा हुआ था उसका भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम अगली जो हमारा लाइव टेस्ट 3 है उसका जल्दी से हम वीडियो सॉल्यूशन ला सकें। जितना आप मोटिवेट करेंगे उतना जल्दी हम आपके लिए मेहनत कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। जो चीज़ आपको समझ में ना आई वो भी आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है फ्रेंड्स। अगर कोई भी दिक्कत है आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप भी बोरिंग टेक्नीशियन का कोर्स या लाइव टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कैसे उसमें कोर्स में क्या रहता है वो पहले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि उस कोर्स में किस प्रकार की वीडियोज़ मिलते हैं, किस प्रकार का लाइव टेस्ट होता है, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद ही कोर्स को परचेज करें। ठीक है, तो जो कोर्स का इच्छुक है, जो तैयारी करना चाहते हैं, केवल वही लोग इस कोर्स को परचेज करें। ठीक है, वही केवल फ्रेंड्स इस कोर्स को परचेज करें। ठीक, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है ताकि फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम जब देख रहे थे तो 64% क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब है, जबकि 36% नॉट सब्सक्राइब। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? क्या 36% आप लोगों को क्या वीडियो नहीं अच्छा लगता है? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए काफ़ी समय से हर वीडियो में कमेंट करते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी देनी थी। वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।